नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हैवानियत की हदें पार की जा रही हैं। यूनुस सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। हिंदू होना बांग्लादेश में अब खतरे के अलावा कुछ नहीं है। कट्टरपंथी जमात हैवान बनकर, लहू के प्यासे बनकर सड़क पर हिंदुओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। घरों में घुसकर मार रहे हैं। हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो रोंगटे खड़ी करती है। दीपू चंद्रदास की इस तस्वीर को भी देश भूल भी नहीं पाया था कि एक बार फिर से हिंदू समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। और खामोश है यह आदमी जिसकी तस्वीर यहां पर लगी हुई है, बिल्कुल जबान सिले हुए हैं। एक जवाब तक नहीं इस आदमी के पास, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। ना हिंदू महिलाएं सुरक्षित हैं, ना हिंदू युवक सुरक्षित हैं, ना हिंदू बच्चे सुरक्षित हैं। जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। महिलाओं की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। अस्मिता लूटी जा रही है। गैंगरेप को अंजाम दिया जा रहा है। विरोध करने पर महिलाओं के बाल काट दिए जा रहे हैं। कट्टरपंथी जमात नंगा नाच कर रहे हैं बांग्लादेश की सड़कों पर। और यह केयर टेकर पीएम अंतरिम सरकार का हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रहा है। सब कुछ हो रहा है कट्टरपंथियों के आका इस यूनुस के इशारे पर, जो आतंकिस्तान के मुल्ला मुनीर का बेहद खास है, जो अमेरिका का बेहद खास है। बांग्लादेश से जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी डराने वाले हैं। 18 दिन में 6 हिंदुओं की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। किसी का गला रेत दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, किसी को जिंदा जला दिया गया। और अगर इतिहास देखें तो 1971 से अब तक बांग्लादेश में एथनिक क्लींजिंग चुपचाप की जाती रही। हिंदुओं का नरसंहार किया जाता रहा। इसलिए दुनिया को अब यह देखना होगा कि इस दुनिया में सिर्फ हैशटैग ऑल आइज ऑन राफा नहीं ट्रेंड करेगा। इस दुनिया में अब हैशटैग ऑल आइज ऑन हिंदू भी ट्रेंड करेगा। बात बांग्लादेश की नहीं, बात हिंदुओं की भी नहीं, बात जर्जर होती इंसानियत की है। और एक ऐसे कट्टरपंथी जमात की है जो ताकत मिल जाने पर हिंसा का ऐसा ही नंगा नाच खेलते हैं। आज इसी पर बड़े पैनल के साथ सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ा सवाल, हिंदुस्तान कब तक खामोश रहेगा? हमने जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में 1971 के ऊपर बड़ी कार्रवाई करके बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, बांग्लादेशी जो पहले पाकिस्तानी हुआ करते थे उनको आज के पाकिस्तान से के जुल्म से आजादी दिलवाई, तो हम उन हिंदुओं के लिए कब खड़ा होंगे जिनकी अस्मिता आज सरेआम लूटी जा रही है? हिंदुस्तान कब तक खामोश रहेगा? बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। यूनुस सरकार चुप है। यूनुस सरकार के दौर में बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह हो गया है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। ये छिटपुट घटनाएं नहीं, एक पैटर्न है। भारत को चुनौती देने वाला पैटर्न, हिंदुस्तान को चुनौती देने वाला पैटर्न, वही हिंदुस्तान जिसने बांग्लादेश को 1971 में आजाद कराया, जिसकी वजह से बांग्लादेश पैदा हुआ। और ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमात आज हिंदुस्तान को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के हिंदुओं को मारकर। उनको लगता है बांग्लादेशी हिंदुओं को मारकर वो हिंदुस्तान को चुनौती देंगे। पैटर्न है डर का, हिंसा का, खामोशी का। कट्टरपंथी जमात हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं बांग्लादेश की सड़कों पर, और वहां का यूनुस सरकार खामोश है। अभी एक दिन पहले हिंदू महिला के साथ अमानवीय अपराध की सारी सीमाएं लांघ दी गई। एक ऐसा मामला जिसने मानवाधिकार की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। यकीन ना हो तो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, तस्वीर आपके सामने। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर को देखकर? 44 साल की एक हिंदू विडो, एक हिंदू विधवा, पहले गैंगरेप, फिर कट्टरपंथियों ने इनके बाल काट दिए, पेड़ से बांधकर पीटा। यह है यूनुस सरकार की सच्चाई, यह है बांग्लादेश सरकार की सच्चाई। और कहते हैं इनको आईपीएल खिलाओ, वरना
बांग्लादेश भारत में आकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। इनको आईपीएल में खेलना है, पैसा कमाना है, लेकिन वहां हिंदू बेटी, हिंदू महिलाओं के साथ इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम देते हैं। यह इंसान है या हैवान है? यह सवाल आज पूछा जाना चाहिए, पूरी दुनिया को पूछना चाहिए बांग्लादेश से। यह वारदात बांग्लादेश के झेनाइदा जिले के कालीगंज इलाके में हुई। पुलिस और लोकल लोगों के मुताबिक महिला करीब 2 साल पहले गांव में एक घर खरीद कर आई थी। वहां एक जमीन उसने खरीदी थी। यह जमीन उसने आरोपी शाहीन के भाई से ली थी। जमीन खरीदने के बाद से ही शाहीन उसे लगातार परेशान कर रहा था, उसे अनाप शनाप पैसे मांगता था। जब विवाद बढ़ा और लगा कि माहौल बहुत मुफीद है, अभी हिंदुओं के साथ कुछ भी कर लो, कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है, यह जबरन घर में घुसाए शाहीन और हसन नाम के 2 लोग। महिला के रिश्तेदारों को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद जो वो मैं बार बार नहीं दोहरा सकता आपके साथ। सवाल यह नहीं है कि वारदात कितनी भयावह थी, सवाल यह है कि ऐसी कट्टरपंथी जमात के इन वारदातों पर यूनुस की खामोशी क्यों है? इतना बेपरवाह चेहरा बांग्लादेश की सरकार का क्यों है? और उस पर बगल में बैठा हिंदुस्तान। आखिर क्यों इतनी खामोशी है? क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है? मैं कहता हूं वहां हिंदू खतरे में है, हर जगह खतरे में है। जहां हिंदू बटा है वहां हिंदू खतरे में है। अगर आज भी बांग्लादेश के हिंदू कम से कम एक हो जाएं, एक सशस्त्र आंदोलन चलाएं और बांग्लादेश से ही अपनी आजादी की मांग करें और कहें हमें एक अलग मुल्क दे दो, फिर देखिए कैसी चीजें कंट्रोल में आती हैं। क्योंकि बांग्लादेश में तो रहना ही गुनाह है। हिंदू होना पहचान नहीं, खतरे का सबब है। क्योंकि यह कट्टरपंथी जमात खुलेआम अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन देखिए एक और तस्वीर। एक हिंदू महिला, उसको पेड़ से बांधा गया और इस ठंड के मौसम में उसके ऊपर बार बार पानी डालते रहे लोग। आखिर यह स्थिति क्यों है? क्यों डर में जीने को मजबूर है वहां का हिंदू समाज? मैं कहता हूं सारे हिंदुओं को बांग्लादेश से सेपरेट करके एक मुल्क दे देना चाहिए। जैसे हमने बांग्लादेश को आजाद किया, वैसे इन बंगालियों के लिए भी एक मुल्क होना चाहिए बांग्लादेश के अलावा। जब हम 71 में कर सकते हैं, 2025 में नहीं कर सकते क्या? कट्टरपंथियों की हरकत इंसानियत को शर्मसार कर रही है, हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। नफरत किसी से कितनी हो सकती है? फुल स्क्रीन तस्वीर डालिए, स्क्रीन पर दिखाइए हिंदुस्तान के लोगों को और दुनिया भी देखे इस तस्वीर को। एक हिंदू महिला को किस कदर टॉर्चर किया जा रहा है, बाद में इसकी कह रहे हैं जान भी ले ली गई, इसे मार दिया गया। और वहां कट्टरपंथियों के चेहरे पर आप खुशी देख लीजिए। जरा ऊपर से आप टॉप बैंड हटाएंगे पीसीआर तो दिखेगा कि किस तरह से ये खुश हैं ये लोग। यह है बांग्लादेश की सभ्यता, यह है शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश। ये कट्टरपंथी लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हिंदुस्तान को यह बात समझ में आ जानी चाहिए। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों पर तोड़फोड़, डर का माहौल कोई नई बात नहीं है। बेटियों को निशाना बनाना, कायर चेहरा दिखाना कोई नई बात नहीं है। देखकर दिल टूटता है, दिमाग गुस्से से फट पड़ता है। मानवाधिकार की बात करने वाली ये वैश्विक जमातें भी आखिर कब जागेंगी? अगर आप आंकड़े देखेंगे तो रिपोर्ट्स बताती है कि सिर्फ 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई लिंचिंग की वजह से। 6 जाने, 6 परिवार, 6 की तस्वीर आपके सामने हमने रख दी है। और ये कट्टरपंथी यूनुस खामोश है। यह आंकड़े बताते हैं कि हिंदुओं का बांग्लादेश में रहना किस कदर खतरनाक हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह नहीं है, गुनाह अजीम है।
और सबके नाम हमने डेट के साथ आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है। किसी को पेड़ से लटका कर जिंदा जला दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, किसी का मर्डर कर दिया गया, किसी का धारदार हथियार से सिर उतार दिया गया। लेकिन यह सब कुछ चुपचाप हो रहा था। कट्टरपंथी जमात वहां पैर पसार रहे थे और हिंदुस्तान खामोश रहा। 71 में आजादी दिलाई हमने बांग्लादेश को। 74 में बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या 13.5% थी। आज आधिकारिक जनगणना के मुताबिक हिंदुओं की आबादी 7 से 8% है। 13.5% से 81 में 12.1%, 91 में 10.5%, 2001 में 9.3%, 2011 में 8.5%, 2022 में 7.96%। यानी प्लानिंग तो बहुत दिन से चल रही थी। हिंदू तो कभी पसंद आई नहीं बांग्लादेश में, और यही बांग्लादेश जिसको हमने पैदा किया, जिसको हमने आजादी दी, जिनको हमने लिबरेट किया। वरना पाकिस्तानी इन बांग्लादेशियों को कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करते थे। कहते थे ये कीड़े भिखारी भिख मांगे, इनको कुछ आता नहीं है, इनको इस्तेमाल करो। यह भाषा थी पाकिस्तान की इन बांग्लादेशियों को लेकर, जिनको हमने लिबरेट कराया। और आज ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार से कह देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, क्योंकि हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अत्याचार नहीं है, वो अत्याचार की पराकाष्ठा है। साल दर साल हिंदुओं का ग्राफ घटता गया, लेकिन कट्टरपंथी यूनुस की सरकार आने के बाद यह मामला और ज्यादा तेज हो गया है। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिटा देने की कसम खाई जा रही है, और दुनिया भर में मानवाधिकार का झुंझुना बजाने वाले सो कॉल्ड मानवाधिकार के रक्षक खामोश हैं। 5 से ज्यादा हमले 20 अगस्त को आप देखेंगे, 5 से 20 अगस्त के दरमियान, तो 2024 में शेख हसीना के हटने के बाद हिंदू और अल्पसंख्यकों पर 2010 से अधिक हमले हुए। इनमें मंदिरों पर हमले, घर, बिजनेस की लूट, आगजनी की घटनाएं शामिल थी। 26-27 जुलाई 2025 को गंगाचारा में हिंदू पड़ोसी समुदाय पर भीषण हमला हुआ, घरों में लूटपाट की गई। 28 सितंबर से 1 अक्टूबर में 2025 को पबना जिले में ऋषिपारा में कई हिंदू पूजा मंडपों पर हमले किए गए, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। 3 अक्टूबर 2025 को ढाका के किशोरागंज में 7 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। ऐसी एक नहीं कई घटनाएं। अगर एक एक दिन का लेखा जोखा आपके सामने रखने लगे तो यह शो कम पड़ जाएगा, दिन भर का टेलीकास्ट कम पड़ जाएगा, लेकिन हिंदुओं पर यह बेइंतहा अत्याचार की कहानियां कम नहीं होंगी। सवाल पूछना जरूरी है, अगर सब कुछ ठीक था, अगर बराबरी थी, अगर सुरक्षा थी, तो हिंदू आबादी हर दशक में घटती क्यों चली गई? यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह प्रयोग था, हिंदुओं को मिटाने का प्रयोग। जैसे पाकिस्तान से मिटाया, इसी तरह बांग्लादेश से मिटाया जा रहा है, और अब तो सरकार के शय में मिटाया जा रहा है। अब तो सरकार भी साथ है। तो हिंदुस्तान को सवाल पूछना होगा उस बांग्लादेश से, जिस बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से हमने बांग्लादेश बनाया, जिसको पैदा किया। और आज अगर खामोश रहे तो हम उन हिंदुओं के गुनाहगार होंगे जिनको हमने बांग्लादेश में उनके हाल पर छोड़ दिया, और उसके लिए हमने सवाल भी नहीं पूछे। इसलिए मैं ये पूछता हूं, और आप भी पूछिए, कि हिंदुस्तान इस मामले पर कब तक खामोश रहेगा? बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल AK सिवाच, भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य मैथिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। राहुल लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शमून कासमी जी से पूछना चाहता हूं, शमून कासमी जी, इस हिंदुस्तान में क्या कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ऐसा मामला देखा गया? छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए, यहां हिंदू भी आगे बढ़े, मुसलमान भी आगे बढ़े, सिख भी आगे बढ़े, ईसाई भी आगे बढ़े, सबको साथ में लेकर यह देश पिछले 80 सालों से चल रहा है, जब से यह मुल्क आजाद हुआ है। लेकिन उस देश को जिसको हमने लिबरेट करा, जिसको हमने आजादी दी, जिसको हमने नाम दिया बांग्लादेश का, वहां इस तरह से कट्टरपंथी जमात हिंदुओं के एथनिक क्लींजिंग पर लगे हुए हैं। विवेक जी, हम तो उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिसमें पहाड़ हिमालय है,
जिसमें गाय है, और तीनों की अहमियत ये है कि तीनों उत्तराखंड राज्य से हैं, और उत्तराखंड राज्य के कि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सब का संरक्षण करते हैं। और मैं हैरत ज़दा हूं इस बात के ऊपर कि हिंदुस्तान से, भारत से अलग होते ही बांग्लादेश और पाकिस्तान कैसे अमानवीय, गैर इंसानी हरकतों में ये सम्मिलित हो गए हैं। हैरत की बात है, यानी नाम चेंज होते ही इनके इनके काम भी चेंज हो गए, जबकि इन्हें ये चाहिए, ये सोचना चाहिए था कि अगर ये इंसान होते विवेक जी, तो लम यशकुरुल्लाह लम यशकुरुन्नास, वो इंसान जो अल्लाह का, वो जो बंदों का धन्यवाद नहीं करता, वो ईश्वर का भी धन्यवाद नहीं करता। और वो इंसान अगर आज ये कहते हैं कि हम रिलीजन के तौर से इस्लाम के फॉलोवर हैं, तो इन्हें गैरत से डूब के मर जाना चाहिए। भाई मेरा जो इस्लाम है, मैंने जो हजरत मोहम्मद साहब को पढ़ा है या उन्हें देखा है, वो तो ये कहते हैं कि कुरान के अंदर, कुरान में ईश्वर कहते हैं, हम क्यों खामोश हैं? बिगैर कासमी साहब, आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए जो इस देश के राष्ट्रपति हुए। इस देश में हर किसी को बराबरी का मौका मिला। लेकिन आज की तारीख में, कासमी साहब मैं आपके पास वापस लौटूंगा, राहुल लाल भी हमारे साथ हैं, सूर्य मैथिल जी भी हमारे साथ हैं, सिवात सर भी हमारे साथ हैं। मेरे दिल में इस बात को लेकर बहुत तकलीफ है कि हमारी सब्र का इम्तिहान कब तक लिया जाएगा। क्या बांग्लादेश को एक कड़ा मैसेज हम नहीं दे सकते राहुल लाल जी कि भाई आप जो हरकतें कर रहे हो, जो आपकी सरकार में हो रहा है, वो ठीक नहीं है, इससे आपके हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड कंट्री है, इंडिया लॉक्ड है वो तीन तरफ से, और सामने समंदर है, वहां पर इंडियन नेवी हमेशा मौजूद रहती है, और वो हमें चुनौती दे रहे हैं, सिंबोलिज्म के तौर पर हिंदुओं को जलाकर मार रहे हैं। राहुल लाल जी, आपका माइक चेक कीजिएगा। आज म्यूट नहीं रखिए माइक, सब लोग अपना माइक ऑन रखिए। आज म्यूट होने की आवश्यकता नहीं है, आज सबको बोलने की आवश्यकता है। राहुल लाल जी, आपको भी बोलने की आवश्यकता है, आप भी अपना माइक म्यूट मत कीजिए। आज आपको बोलना होगा उन हिंदुओं के लिए। आप अपना माइक चेक कीजिए, आपका माइक अभी भी म्यूट है। इतने गंभीर सवाल पर अगर आपका माइक म्यूट है राहुल लाल जी, तो बहुत गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है। मैं सिवात सर का जल्दी से रुक कर रहा हूं, आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। हमारे सब्र का इम्तिहान आखिर कब तक सिवात सर? बर्दाश्त से बाहर हो रही चीजें अब। बिल्कुल बात, देखो मैं तो कह रहा हूं कि भारत को डिप्लोमेटिकली एग्रेसिव होना पड़ेगा। और अगर हम आंकड़े देखें जो आप बता रहे थे, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान बने थे, तो ईस्ट पाकिस्तान में जो मुसलमान थे, जो हिंदू थे वहाँ पर, उसकी पॉपुलेशन करीब करीब 23% थी, और 1971 तक वो घट के अबाउट 14% रह गए, और आज घट के वो 7 से 8% रह गए। तो वो हिंदू गए कहाँ? या तो मार दिए गए, या वहाँ से भाग गए, या वो कन्वर्ट हो गए। तो ये सच्चाई है। जिस हिसाब से ये जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। 22% थे, आज वो घट के 1% रह गए। तो ऐसे में तो आने वाले समय में ये भारत जो हिंदू हैं वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे बांग्लादेश में, क्योंकि एट्रोसिटी जितनी है, डर का माहौल है। और ये जमात इस्लामी और अंसार इस्लाम और मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये जिस प्रकार से लोगों को मार रहे हैं, ये 6 लोग मारे गए 18 दिन में, ये तो आपके सामने आए हैं। जो रूरल एरिया में उनका तो कोई पता ही नहीं है, औरतों का रेप किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ये सच्चाई है, इससे बुरा क्या हो सकता है? और इसके अंदर मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है। वो चाहती है कि ऐसा हो और कहीं ना कहीं इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो, उसका अपना एक प्रकार रवैया है। मगर दुख की बात यह है, पूरा वर्ल्ड क्वाइट है आज की तारीख में। भारत तो है ही चुप, इतना इन द सेंस वी हैव टू बी मोर डिप्लोमेटिक एग्रेसिव। वर्ल्ड में भी कोई खास बताया नहीं जा रहा कि बांग्लादेश से ऐसा क्या खतरा लग रहा है। हाँ, बांग्लादेश से क्या खतरा लग रहा है? बांग्लादेश 3 तरफ से इंडिया लॉक्ड है। बांग्लादेश जैसा कौन सा खतरा है? बांग्लादेश चाइना की तरफ चला जाएगा क्या? ये इस बात से हमें डर है। हमें किस बात का डर है? हम बांग्लादेश पर एक्शन नहीं ले रहे, या बांग्लादेश से हम सवाल नहीं पूछ रहे? बिल्कुल आपने ठीक बोला। 2 बातें हैं। एक तो आपने कहा कि भाई बांग्लादेश को इंडिया लॉ कंट्री इसलिए बोला जाता है, उसका 95% बॉर्डर भारत से मिलता है, और भारत से ही इसका सब कुछ जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो उनकी अच्छा करती है, उसका रॉ मटेरियल वहां से, पानी बिजली यहाँ से, खाने का पदार्थ यहाँ से। तो सच्चाई यह है कि हम तो
इसकी नब्ज को बिल्कुल दबा सकते हैं। मगर दुख की बात यह कि जैसे ये आप देखें, जब से अगस्त 2024 के बाद करीब करीब 3000 ऐसे केसेज हैं जो कि माइनॉरिटीज के ऊपर एक प्रकार से आप देखें अत्याचार किया गया है और बढ़ते जा रहे हैं और शरेआम। और किस ये जो मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट कुछ आप ये कह रहे हैं हम अरे करें तो सीधा करेंगे। सीधा सा सवाल है सिवात सर, सीधा सा सवाल है। नाइजीरिया में घुसकर अमेरिका ने आईएसआईएस पर स्ट्राइक किया, ईसाइयों को मारा जा रहा था वहां पर। अमेरिका घुस गया जाकर नाइजीरिया में फाइटर प्लेन लेकर, कितने दूर है नाइजीरिया, और वहां जाकर ऑपरेशन करता है अमेरिका। बिल्कुल ठीक बोला आपने। यहूदियों पर जुल्म होता है तो इजराइल खड़ा हो जाता है, मुसलमानों पर कुछ होता है पूरा मिडिल ईस्ट खड़ा हो जाता है। हिंदुओं के लिए इतनी खामोशी शर्मनाक है पूरे वर्ल्ड में। मैं तो ये कहता हूं विवाहक बड़ी दुख की बात है, ये ह्यूमन राइट वॉच है या इंटरनेशनल एमनेस्टी, इनसे एक वर्ड नहीं निकला है कि जो हिंदुओं या माइनॉरिटी पे जो एक प्रकार से जुल्म हो रहा है बांग्लादेश में। और दुख की बात यह है कि हमें भी एग्रेसिव होना है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन हम दुनिया के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें अपना स्टांस लेना होगा। सिवा सर वापस लौटूंगा आपके पास, सूर्य मैथिल जी के पास जा रहा हूं और राहुल लाल जी के पास, चूंकि राहुल लाल जी दोबारा कनेक्ट हो गए। राहुल लाल जी आपका जवाब। विवेक जी, बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं कि हम लोग किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। और जिस तरह से भी वेनेजुएला ने कार्रवाई की है, ट्रंप ने बिल्कुल वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया। हमें तो लग रहा है कि अगर मोहम्मद यूनुस, मैं मानता हूं कि वो मौन नहीं है मोहम्मद यूनुस इस मामले के ऊपर, बल्कि मोहम्मद यूनुस का समर्थन प्राप्त है इन अराजकतावादी, इन कट्टरपंथियों को। तो जरूरत है कि मोहम्मद यूनुस को भी उसी तरह से वहां से उठा के जो है कि भारत लाया जाए उन्हें। 1971 से भारत आगे गया है कि पीछे गया है? अगर 1971 में बांग्लादेश को भारत आजाद करा सकता है तो क्या आज हम अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए फिर से सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकते? मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं विवेक जी, भारत की जो ये धैर्य की परीक्षा ली जा रही है वो परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। ये हमारे विदेश नीति, ये हमारे भारत सरकार के कमजोरी को दर्शाता है। मोहम्मद यूनुस को जो है कि उनको कठोरता के साथ वहां पे पेश आना चाहिए हमारे सरकार को, लेकिन हम लोग उल्टे दिल से देखते हैं। वहां पे हमारे जो कि विदेश मंत्री जाते हैं एस जयशंकर वहां पे और पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं। डिप्लोमेसी के तक जगह तक होता है। आप सोच के देखिए कि 2024 से लेकर अब तक कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। हम लोग जब दीपू चंद्र राज की हत्या, निशंस हत्या हुई थी, तभी मैंने विवेक जी बोला था कि ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है, बांग्लादेश में जो आंधी चल गई है और उसके ऊपर भारत सरकार को बहुत कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत है। नहीं, आप राहुल लाल जी, आप देखिए घड़ियाली आंसू मत बहाइए। मैं देखिए घड़ियाली आंसू तुरंत पहचान लेता हूं, आप ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए। मैं बिल्कुल विवेक जी, नहीं, आपकी मांग जायज हो सकती है, मैं आपकी मांग से इनकार नहीं करता, आपकी मांग जायज हो सकती है, लेकिन घड़ियाली आंसू है। 71 से जब वहां पर हिंदू कन्वर्जन शुरू हुआ मुसलमानों में बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद वो लगातार रेशियो बढ़ता रहा। आपने कितने डॉसियर दिए अपनी सरकार के टाइम में कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए जो है वो सुरक्षा का काम होना चाहिए? क्या आपने टाइल्स स्ट्रांग नहीं किए बांग्लादेश? आपने तो फेंसिंग तक नहीं की बांग्लादेश के बॉर्डर पर। इतना प्यार था आपको बांग्लादेश से, आप लोगों ने बाढ़ तक नहीं लगवाई और आज कह रहे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। विवेक जी, यही लोग थे ना सरकार में बैठे हुए जो लोग कहते थे कि सीए कानून। अरे भाई साहब, तो बांग्लादेशियों को फ्री में वतन में घुसने का मौका किसने दिया? 71 के बाद फेंसिंग क्यों नहीं की गई? 1971 के बाद बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? ये इन बांग्लादेशियों को बना दे रहे थे। आज भी करोड़ों की संख्या में हमारे देश में घुसे हुए हैं जो हमारे लिए आज नासूर बन चुके हैं। विवेक जी, आप तो चले जाइए, आप अतीत में रहिए, मैं वर्तमान की कहानी बताता हूं। $10 मिलियन का सहायता। अतीत से ही वर्तमान का निर्माण होता है, बगैर अतीत के वर्तमान का कोई आधार नहीं हो सकता। जो अतीत में किया उससे वर्तमान का निर्माण हुआ, जो आज आप करेंगे उसका आपका भविष्य उससे बनेगा। आपका हिंदुस्तान ने इतिहास में जो किया उसका भविष्य आज है। विवेक जी, अगस्त 2024 में वहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ, कितना समय बीत गया? 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस सरकार का एक्शन है कि मैं सहमत हूं आपकी बात से, दिए जा रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। पूछेंगे, मैं एक विवेक जी एक तथ्य लीजिए, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं जी। झारखंड के गोंडा में अडानी का पावर प्लांट है, उसका बांग्लादेश को काट दीजिए बिजली। मैं तो कहता हूं बांग्लादेशियों की काटिए बिजली इनकी। ये तो बिजली क्या, ये किसी भी तरह का एड पाने के लायक नहीं, जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं, जिस तरह की सरकार वहां पर है। मैं सूर्य मैथिल जी से जवाब चाहूंगा इसका। लेकिन ये सरकार वो अडानी को बिजली तक मुहैया करा रही है। अरे मैं कहता हूं काट दीजिए बिजली। राहुल लाल जी, आप भी इस मुद्दे को उठाइए सोशल मीडिया पर, काटिए बिजली बांग्लादेश की। सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्य मैथिल जी, कब तक सब्र करें हम? बस हम ही सब्र करें पूरी दुनिया में?
और अमेरिका से लेकर बांग्लादेश तक सब हमारी सब्र का इम्तिहान लेते रहेंगे और हम ही टेस्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। मैथिल साहब, आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय। और जो प्रश्न आपने उठाया है, बहुत ही गंभीरता से उस पर चर्चा होनी चाहिए। यहां पर फेक न्यूज नहीं चलानी चाहिए। पहली चीज, जिस प्रकार से शिवाज साहब ने भी बताया कि बांग्लादेश जो है वो 95% बॉर्डर जो है वो भारत से जुड़ता है, तो भारत ने कूटनीतिक और जो अपनी आक्रामक विदेश नीति के साथ जितने भी इनके जहाज, जो इनका व्यापार हमारे संग हो रहा था, उसको रोका। बांग्लादेशी जहाज या बांग्लादेश की तरफ जाने वाले जहाजों को भारतीय गोदियों पे अब रुकने की इजाजत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत से जो भी एक्सपोर्ट इनके पास होता था और ये जो इंपोर्ट अपने पास करते थे कच्चे माल को, उसको भी रोकने का काम भारत की सरकार ने किया है। तीसरी चीज, भारत ने विश्व के अलग अलग पटलों पर जो नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है उसके ऊपर अपनी चिंता व्यक्त की है, गंभीर विषय बताया है, और जो विदेश नीति के अंदर जो लिमिटेशंस होती हैं उस लिमिटेशंस के साथ उन्होंने बात की है। अब रह गई बात जो राहुल लाल जी के घड़ियाली आंसू आपने पहचान लिए। मैं हंस रहा था राहुल लाल जी की आवाज के ऊपर। ये वही राहुल लाल और ये वही जमात है जब भारत के अंदर नागरिकता बिल लेके आते हैं और इसी प्रकार के इस्लामिक जिहादियों से बचाने के लिए हिंदू जनसंख्या को जो उत्पीड़न है, नरसंहार है, उससे बचाने के लिए भारत की नागरिकता देने की बात किया था, तो यही छातियां पीटते थे कि अरे भैया, इन लोगों को नागरिकता देनी है तो मुसलमानों को भी दो, बांग्लादेशी मुसलमान को भी घुसो रहो भारत में। और आपने जब प्रश्न पूछा कि क्यों बांग्लादेश के साथ में हमने अपनी सीमा को फेंसिंग नहीं की अब तक, इसका क्या कारण है, तो उसके ऊपर आवाज बंद हो गई राहुल लाल की, क्योंकि राहुल लाल कैसे बताएंगे। राहुल लाल, पहले आप बोल लो, आप बोल लो। कानून की बात कर रहे हैं ना, वो कानून लागू करने के बाद लाभ क्या हुआ? आप उस कानून को लाने के बाद हम कहां बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा पा रहे हैं? आप भारत सरकार की प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। बताइए, अडानी का पावर प्लांट से बिजली सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है बांग्लादेश को? उस बिजली की रोशनी में वहां पर हमारे हिंदू भाई आज मैं ओवरलैपिंग नहीं कहूंगा। ये जो यहाँ बैठकर नौटंकी बना रहे हो, गड़बड़ी बना रहे हो, मोहम्मद यूनुस का जवाब नहीं दूंगा मैं। मोहम्मद यूनुस के ऊपर बोलते रहो, मांग कर रहा हूं मैं। अरे बोलते रहो, शर्म आनी चाहिए आपको। मांग कर रहा हूं। हमारे आज अगर आप बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के सच्चे हितैषी है ना, तो हमारे स्वर और आपके स्वर यदि एक होने चाहिए और हम लोगों को एक होकर भारत सरकार से बांग्लादेश में शानी हस्तक्षेप की मांग करनी चाहिए। आप इसमें कूटनीतिक खेलने का समय बचा हुआ है। आज हम लोग फिर चर्चा कर रहे हैं, फिर 24 घंटे में पता चलेगा वहां पर नई हत्या हो जाएगी, फिर नई हत्या हो जाएगी। दीपू चंद्र दास से लेकर देखिए वो लिस्ट संख्या पर। ठीक है सूर्य मैथिल जी, ठीक है, अब रिपीट हो रहा है, आपके सवाल रिपीट हो रहे हैं। राहुल लाल जी, आपके सवाल रिपीट हो रहे हैं। हाँ, जवाब दीजिए। सूर्य के पास कुछ है ही नहीं, इसलिए वो यहाँ पर बैठ के डुगडुगी बजा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश वाला जवाब दीजिए ना सूर्य मैथिल जी। बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे बांग्लादेश ना, मैं जो बताना चाहता हूँ बताइए, मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए ना। ये वही लोग हैं, ये वही जमात है। जब इस देश के अंदर से घुसपैठियां निकालने की बात होती है तो ये छातियां पीटना शुरू कर देते हैं, सरों पर आने की बात करते हैं। और जब हम इस प्रकार से देश में कानून बनाते हैं कि भारत के अंदर कोई भी धार्मिक प्रताड़ना से अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसका स्वागत है, तब भी ये छाती पीटते। फिर बिल में बोलने लगे राहुल लाल, ये बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है। अरे एक एक करके बात, ये बदतमीजी पसंद नहीं है। बदतमीजी वहां हो रही है उस पर बात करेंगे ना। अभी यहाँ आपस में लड़ने का वक्त नहीं है ना, अभी एकजुट रहने का वक्त है। सूर्य मैथिल जी, ठीक है, मेरा ठीक है सूर्य मैथिल जी, अब मुझे एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कि भाई हमने जो है वो बड़ी बांग्लादेश की औकात ही क्या है, बांग्लादेश की हिम्मत ही क्या है। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूं, बांग्लादेश की हिम्मत क्या है। बांग्लादेश की हिम्मत यह है कि बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर करने पर उसने आईपीएल के प्रसारण पर पूरे बांग्लादेश में रोक लगा दी और कहा कि हम आईपीएल नहीं दिखाएंगे। यह भी कहा कि T20 वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, जिसको जो करना है कर ले, आईसीसी को जो करना है कर ले। यह है बांग्लादेश जो आईना दिखा रहा आज की तारीख में। और कहां है आपकी कूटनीति, जिस कूटनीति का आप जिक्र कर रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर एक फैसले से रोक लग गई भाई साहब,
इतनी हिम्मत हो गई बांग्लादेश की, इतनी ताकत आ गई उनमें। विवेक जी सुन लीजिए, वहां पर जिनकी दाढ़ी और मूछ नहीं उगी हुई वो यहां पर सुन रहा था, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि हम भारत के चिकन नेक को काट लेंगे। ये कुछ लोग वही हैं जो कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बलात्कार किया गया था उसके बाद पैदा हुए, तो इनका डीएनए पाकिस्तानी डीएनए है जो कि भारत विरोधी डीएनए है और हिंदू विरोधी डीएनए है, पहली चीज। अब रह गई बात, आपने कहा कि बांग्लादेश आपको सुन लीजिए ना पूरी बात। सूर्य मैथिल जी, इसका अरे जवाब दीजिए साहब, ना। सुन लीजिए। हम पेशेंस का विषय दिखाएं, हम सब्र की बात करें, हम पेशेंस रखेंगे, हम सब्र रखेंगे। पाकिस्तान के साथ यही खेला ना, सब्र। विवेक जी, सूर्य मैथिल जी मुझे बताइए, आप मेरे सवाल का जवाब दिए। हमने पाकिस्तान के साथ सब्र खेला ना, डॉजियर खेला ना 2010 तक, 2014 तक। क्या सिला मिला? दोस्ती हो गई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से दोस्ती हो जाएगी क्या? लग रहा है आपको? उनके डीएनए में नहीं है दोस्ती, और नहीं चाहते आपसे दोस्ती। वो आपके कौन से दोस्ती नहीं चाहते? और बताइए आप मुझे। बिल्कुल सुनिए आप मेरी बात को। आप मुझे ये बताएं कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अगर हम यहां खिलाते तो क्या वो एक्शन ऐसा लेते? यही राहुल लाल है जो बैठ के छातियां पीट रहे थे, यही वो लिबरल जमात है, लिब्रांडू है, जो यहां बैठकर छातियां पीट रहे थे कि बांग्लादेश का खिलाड़ी यहां जो है बिकने आ गया और शाहरुख खान ने खरीद लिया, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अभी एक डिबेट में पहले ही ये कूद रहे थे राहुल लाल जैसे अरे लोग। आप चाहते थे मुस्तफिजुर रहमान को हम खिलाएं? नहीं, आप चाहते थे बांग्लादेशी खिलाड़ी को हम अपनी सरजमी पर खिलाएं? अरे आप नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा हूं कि जब बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में आया और शाहरुख खान ने खरीदा तो उसके बचाव में उतरे हुए थे ये सारे लिब्रांडू। और अरे ये किस तरह की भाषा है? नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, नहीं ठीक है, मेरे शो पे नहीं करेंगे। मेरा सीधा सवाल है, मैं शमुन कासवी जी सिवाज सर के पास जा रहा हूं। पहले सिवाज सर आपके पास। मैं तो कहता हूं बांग्लादेश में जो भी बचे खुचे हिंदू हैं, जब भारत 71 में ऑपरेशन कर सकता है तो एक और ऑपरेशन चलाकर उनको उनका टेरिटरी दे दें और वो उनकी आर्मी को ट्रेन कर दे, वो अपनी टेरिटरी की रक्षा करो और अपना आप मुल्क चलाओ, रहो वहां खुशी से, अपने धर्मों का पालन करो। या फिर हम अभी भी वो सब्र पेशेंस और डिप्लोमेसी खेलें अभी? और हाँ देखो विवेक, एक बात तो है कि और हाँ सिवाज सर, एक बात और ऐड कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, आप फिर जवाब दे देना। जो लोग भी इस गलतफहमी में हैं, जो लोग भी इस हिंदुस्तान में गलतफहमी में है कि बांग्लादेश से दोस्ती का पैगाम आने वाला है इन फ्यूचर, कभी भी वो भूल जाएं कि वो होने वाला है। देखो सच्चाई है विवेक, आपने बहुत ठीक बोला कि दोस्ती तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाली है, क्योंकि प्रॉब्लम एक रहेगी भारत और बांग्लादेश में जो कि हम शेख हसीना हमारे साथ रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों को छोड़ता नहीं, और ये एक भारत और बांग्लादेश के बीच में एक प्रकार से आप एक स्टिकिंग पॉइंट रहेगा। मगर ये भी सच्चाई है कि अब जो हालात हैं वो नाजुक हैं, मगर भारत इलेक्शन की वेट करेगा, इसमें कोई शक नहीं। भारत एग्रेसिव डिप्लोमेसी का मुजाहरा कर रहा है और भी करे, क्योंकि ये सच्चाई है कि जितना आप प्रेशर डालोगे प्रेजेंट गवर्नमेंट पे, क्योंकि ये जो भी आज की तारीख में एट्रोसिटीज हो रही है वाकई बहुत है ये, और ये ऐसा नहीं हिंदूज पे, ये बाकी माइनॉरिटी क्रिश्चियनों पे भी सुनने में बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये सच्चाई है कि इसके ऊपर हम करें, वर्ल्ड ओपिनियन बनाएं, प्रेशर डालें। और आप ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन होंगे, हो सकता है बीएनपी गवर्नमेंट आए, तो कहीं ना कहीं बातचीत का दौर चलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है कि आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि भाई हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि ये चीजें जो हैं बड़े सोच समझ की जाती है, क्योंकि आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपने इस चीज को देखें, आप अगर आपका कोई नेबर है तो वो आपके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है आपको सोच समझ के चलना है। सर, पर मैं ये कहता हूं, सिवाज सर माफी चाहूंगा, बीच में रुक रहा हूं, अगर इसी सोच के साथ इजराइल चल रहा होता, जो वो भी 1947 में ही आजाद हुआ सर, 1949 में, अगर इसी सोच के साथ वो चल रहा होता तो क्या वो इजराइल आज की तारीख में आजाद होता है, मिडिल ईस्ट का गुलाम होता? वो पड़ोसी तो उसके भी नहीं बदले, लेकिन किसी भी पड़ोसी की इतनी हिम्मत नहीं कि इजराइल में घुस जाए। अभी हमास ने घुसने की कोशिश की थी, अंजाम सबके सामने है, पूरा गाजा पट्टी खत्म है, कब्रिस्तान बना दिया इजराइल ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हो विवेक, मगर उसको के साथ मिलाना शायद थोड़ा सा ठीक, क्योंकि मैं बिल्कुल मानता हूं इजराइल का तो सर्वाइवल इसलिए क्योंकि ये सारे देश, हमारा भी सर्वाइवल वैसा ही है सर। हाँ मैं ये समझता हूं विवेक, हमने आपका इशारा है कि जब 1971 में
पाकिस्तान के 2 हिस्से कर सकते थे, तो हम हाँ बिल्कुल कुछ कर सकते हैं। पर ये आप समझें कि जो मेच्योर डिप्लोमेसी है वो कहती है कि आप सोच समझ के चलें, क्योंकि कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल होता है। इंसानियत से चलें मगर प्रेशर पूरा डालें, क्योंकि वाकई मैं इस चीज को मैं मानता हूं कि सर, जिस प्रकार से एट्रोसिटीज हो रही हैं हमने ये अभी सब्र से जी, दूर है। मैं सूर्य मैथिल जी और राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे, शमुन कासमी जी कुछ कहना है। हमने तो एक आईपीएल का खिलाड़ी रिलीज तो किया था। बांग्लादेश की इतनी हिम्मत की पूरा आईपीएल का प्रसारण ही पूरे बांग्लादेश में बैन कर दिया उसने, और यह भी कह दिया कि बांग्लादेश की टीम इंडिया खेलने नहीं आएगी। मैं इस स्टांस की बात करो, ये बहुत गंभीर स्टांस, इसको समझने की कोशिश आप सभी कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मैं इसको बहुत गंभीर सिचुएशन मानता हूं कि बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है खुले तौर पर, क्लियर आंख दिखा रहा है। आपका आईपीएल बैन कर दिया, जो करना है कर लो, हम नहीं जाएंगे भारत खेलने, जो करना है कर लो। मैं उस स्टांस की बात कर रहा हूं। इस बांग्लादेश ने अभी 71 में पैदा हुआ, मुश्किल से 55 साल हुए हैं, और इतना बड़ा स्टांस की दुनिया की 3rd 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से इस तरह का स्टांस लेगा बांग्लादेश। क्या औकात है उसके आर्मी की और क्या औकात है उसके फौज की? हमने ट्रेन किया उसकी फौज को, हमने हथियार दिए उसके फौज को, हमने उसके फौज को खड़ा किया है, और यह स्टांस लेगा बांग्लादेश। मैं इस बात पे चिंतित हूं। कल को नेपाल खड़ा हो जाएगा, फिर तो कल को भूटान खड़ा हो जाएगा। अगर इस तरह का स्टांस कोई देश ले रहा है तो हमें तो जरूरत है ना कि हम तो अपनी ताकत दिखाएं कम से कम, या फिर अपनी बखत दिखाएं कि ये हमारा जोर है, लो कर लो डील, आओ करो बातचीत करो, आओ। सूर्य मैथिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद शमुन कासमी जी के पास जा रहा हूं। सूर्य मैथिल, राहुल लाल जी। विवेक जी, हमें लग रहा है कि बांग्लादेश के चुनाव का इंतजार करना फिर वैसी बात है जो चुनाव बिल्कुल एक पक्षी होने जा रहा है, जिस चुनाव में केवल धांधली होने वाली है। मोहम्मद यूनुस वहां के अल्पसंख्यकों को जो है कि न्याय न प्रदान कर पा रहे हैं, और वो जो है कि वहां पर स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराएंगे, तो वो बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। कोई वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। भारत सरकार को यह चीज भी बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा विवेक जी। यहाँ पर देखिए, जनरल सिवाज साहब काफी सीनियर है, हम लोगों ने तो देखा है मालदीव में किस तरह सर ये कह रहे हैं कि अगर बीएनपी की गवर्नमेंट आती है तो रिश्तों में थोड़ी नरमी आएगी। सर का स्टांस वो है, मेरा स्टांस उससे थोड़ा सा अलग है। मैं जिस जगह पर बैठ के इस चीज को देख रहा हूं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप लोगों को यह समझने में आसानी होगी, जो बात आप लोग समझ भी रहोगे, आप लोग बहुत सीनियर है मुझसे, कि बांग्लादेश का डीएनए आपके साथ दोस्ती वाला डीएनए नहीं है। वो आज नहीं तो कल वो रिवोल्ट करेगा। वो कट्टरपंथियों के एक तरह से रास्ते पर चल पड़ा है। वो आपके साथ मेल मिलाप वाली सोच नहीं रखता है। आज बीएनपी की गवर्नमेंट आ जाए, बेशक वो 4 साल 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? वो एक इस्लामिक कंट्री बनेगा, वहां शरिया नाफिज होगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। उसे हिंदुस्तान से क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, दोस्ती करे नहीं करे, उनकी वो सोच ही नहीं है भाई साहब। जिस चक्कर में आप फंसे हुए हैं, मैं आ रहा हूं मैथिल साहब, मैं कासमी साहब का इस पर रिएक्शन चाहूंगा। जो रास्ते पर बांग्लादेश चल पड़ा है, उस रास्ते से वापसी का कोई यूटर्न नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बीएनपी की गवर्नमेंट बन जाए, शेख हसीना वापस भी चली जाए, तो भी वो सरकार टिकेगी नहीं, और टिक भी गई तो वो फिर वापस वही हालात बनेंगे। आज बने, 5 साल बाद बने, 10 साल बाद बने। कासमी साहब, देखिए विवेक जी, मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि ये किस रास्ते पे गए हैं, एहसान फरामोशी की इंतहा है कि 1971 में भारत ने जितना इनके ऊपर एहसान किया, इन्हें आज़ादी दिलाई और एक नया मुल्क जो है वजूद में आया, तो इन्हें तो एहसानमंद रहना चाहिए था। मगर क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो लोग कट्टरपंथ की बात करते हैं और शरीयत की बात करते हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस धर्म को मानते हैं। मैं तो नहीं समझता हूँ कि इस्लाम का रास्ता तो ये नहीं था जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया। यहाँ तो इस्लाम तो ये कह रहा है कि जो बंदों का धन्यवाद नहीं करता, बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। हमने इतना बड़ा एहसान इनके ऊपर किया। और जहाँ तक सवाल आज की सरकार का है, आज की सरकार पूरी दुनिया के ऊपर नज़र रखे हुए है। आज जो पूरी दुनिया के हालात हैं, भारत के लोगों को ज़रूरत इस चीज़ की है, हम अपनी भारतीयता को जगाएं। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जितने ये मुल्क हैं ये इंसान दुश्मनी की तरफ चल दिए हैं, और इन्हें सबक तो सिखाया जाएगा और सिखाया जाना चाहिए। आप इंतज़ार करिए कि देश के प्रधानमंत्री जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेके चल रहे हैं,
तो ऐसे कुछ भेड़ें हमारे बीच में ऐसी हैं जो जो यहाँ बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ उन्हें ले जा रहे हैं। भाई आज देश की सरकार सारी चीजों पर नजर रखे हुए है, पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए हैं। मैं आज आपसे ये बात कह सकता हूं कि हमारा दिल छल नहीं होता भाई साहब। 60 सालों के अंदर कासमी साहब, हमारे दिल में गुस्सा जगता है, आक्रोश जगता है जब एक इस तरह की खबर सामने आती है कि दीपू चंद्र दास जो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दो, उसको पहले पीट पीट कर अधमरा किया गया। जब उसमें जान बाकी थी तो उसके ऊपर पेट्रोल डाला, तेल डाला, फिर उसको पेड़ से लटकाया और आग के हवाले कर दिया। उस आदमी को जिंदा भून दिया इन लोगों ने। मैं आपसे ये कह मेरा दिल फटता है इन खबरों को देखकर, सुनकर और इन खबरों को आप तक पहुंचाकर। उनकी शहादत, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। आप देखिएगा इन शैतानों का जी। जो हाल होगा, हाँ, और हम ही करेंगे इन्हें ठीक, हम ही ठीक करेंगे। सबसे पहली चीज ये हम है कि एक और पाकिस्तान का रिस्क नहीं ले सकते। कुर्सी की पेटी अभी बांधनी होगी वरना देर हो जाएगी। सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी। किसी चीज में भी इतनी चीजें नहीं, हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री सारी चीजों पर नजर रखे हुए, देश की सरकार हर चीज को देख रही है। और जिस मैं इस बात से सहमत हूं। देखिए, मैं इस बात से ऐसा नहीं, मैं डिसएग्री कर रहा हूं कासमी साहब। अगर पाकिस्तान की तरह ट्रीट किया गया बांग्लादेश को तो एक और पाकिस्तान खड़ा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को ओलू लुलू ओलू लुलू किया गया कितने दिनों तक? 5 दशक तक। ये ले लो, 2008 में जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद हमने पाकिस्तान में बाढ़ के लिए 500 करोड़ रुपए भेजे। मेहमान की तरह पाकिस्तान पहुंच गए थे। कौन पाकिस्तान पहुंच गया था? अरे भाई, आप लोगों ने तो पाकिस्तान उठा के दे दिया। एक आदमी को पाकिस्तान उठा के दे दिया, भारत के 2 टुकड़े कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? इस तरह की बातें मत कीजिए यहां पर राहुल लाल जी। मैं बहुत गुस्से में हूं आज, प्लीज। विवेक जी, ये घटना नहीं घटी है। मैं तो ये कह रहा हूं, कौन सी घटना घटी है भाई साहब? हम कूटनीतिक, विवेक जी, अभी बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक वो तो पीएम के फर्स्ट वोट में नवाज शरीफ को भी हमने बुलाया था। बांग्लादेश के ऊपर, विवेक जी, बांग्लादेश के ऊपर ये डॉजियर वाला खेल कौन खेल रहा था इतने दिनों से? ओली डॉजियर ले लो, डॉजियर ले लो, क्यों नहीं घुस के मारा? इससे पहले पाकिस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान आज तक, पाकिस्तान को आप न्यूक्लियर हथियार बनाने से क्यों नहीं रोक पाए? मैं जल्दी से सूर्य मैथिल जी के पास जा रहा हूं। सूर्य मैथिल जी, देखिए, मेरा मूड बहुत खराब है आज। मैं बहुत चिंतित हूं, गुस्से में हूं, आक्रोशित हूं, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है वहां के हिंदू कम्युनिटी को लेकर। अभी के अभी एक्शन की जरूरत है सूर्य मैथिल जी, इसकी आवश्यकता आन पड़ी है। देखिए विवेक जी, मैं पहले तो एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि धर्म से पहले हमारे लिए राष्ट्र है, भारत माता है, और हमारी जो भारत माता है वो हमारे दिल में बसती है, पहली चीज। और जो मैं बोल रहा हूं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, आप समझिएगा। हमारे संग जनरल शिवाज भी बैठे हैं। जब 1971 के अंदर भारतीय सेना ने 1 साल की तैयारी के बाद जो भारतीय सीमाओं की मेड़े तोड़कर बांग्लादेश में घुसे थे, पूर्वी पाकिस्तान में, वो तब घुसे थे जब भारत की सीमाओं पर करोड़ों शरणार्थी आ गए थे। जब तक वहां पर नरसंहार हो रहा था तब भी एक मौका देने की बात हो रही थी। लेकिन जब भारतीय सीमाएं उससे अफेक्टेड होने लग गई, हमारा संसाधन संतुलन बिगड़ने लगा, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने जनरल मानेकशॉ से कहा था कि अब इसका इलाज करना पड़ेगा, और तब भारतीय सेना ने भूगोल बदला था। आज भी जैसा कि आज चिल्ला रहे हैं लिबरल गैंग, मैं चलो वो शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, ये लिबरल गैंग के लोग चिल्ला रहे हैं बात को ये कर देना चाहिए, बात को वो कर देना चाहिए। पहले तो एक बात याद रखिए, वही लोग हैं जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये चिल्ला रहे थे। क्या किया आपने? ठीक बात है ना, चिल्ला रहे तो उनकी डिमांड है। सुनिए, आप डिमांड पूरा कीजिए। सरकार, और ये फिर जब भारतीय सेना ने मिसाइलें फेंकी थी पाकिस्तान में तो इनके मुंह में दही जम गया था। देखिए, और जब भारतीय सेना ने अपना टारगेट पूरा किया और उनका इलाज किया, सुन लीजिए पूरी बात। मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए पूरी बात पहले। मैं पूरी बात सुनूंगा आपकी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भाई, आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्यों लेकर आए थे? क्या मकसद था? मकसद ये था ना कि मकसद ये था ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा, अल्पसंख्यकों की रक्षा मकसद था ना, तो रक्षा कीजिए ना। वही तो पूछ रहा हूं आपसे, क्यों नहीं रक्षा हो रहा? उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये जो लिबरल गैंग के नौटंकीबाज यहां बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, जब भारतीय सेना ने अपना लक्ष्य पूरा किया तब ये कहने लग गए कि अरे ऐसे कैसे रोक दिया, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो ये खुद बांट के आ गए थे। अब रह गई बात बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की, भारत सरकार ने उनको मौका दिया, सेफ पैसेज दिया,
आइए भारत के अंदर नागरिकता लीजिए, तो क्यों नहीं निकल के आए? पहली चीज, आज भारतीय सेना तब अपनी सीमाएं लांघेगी। नहीं, बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, ठीक है आपके लिए। ना 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 सुनिए, और बांग्लादेशी, अगर बांग्लादेश छोड़कर बांग्लादेशी हिंदू हिंदुस्तान नहीं आए तो उनको वहां जला भून कर मार दिया जाएगा, ये कह रहे हैं आप, ये आपका स्टांस है। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, कि यदि भारत की सीमाओं के प्रति बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे आतंकी कैंप चलेंगे, बांग्लादेश के अंदर आतंकवादी गुट भारत की संप्रभुता पे हमला करेंगे, तब भारतीय सेना घर में घुसकर ठोकने की ताकत रखती है। और रह गई बात बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की, तो नहीं जो तो आपको सूर्य मैथिल जी जानकारी नहीं है, पूरा आईएसआई जमात वहां बैठा हुआ है, आईएसआई के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, आईएसआई की कैंपिंग हो रही है, फजलुर रहमान जाकर कैंप कर रहा है, जिहादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, आपके पास कोई जानकारी नहीं है फिर? अरे भाई साहब वो सब पता है। हाँ, फिर तो क्या, तो ये क्या कह रहे हैं कि वहां से कुछ होगा तब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और कितना कुछ होगा, सब हिंदू खत्म हो जाएंगे तब हम कुछ करेंगे? सुनिए 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 सुनिए, मुझे ये बताइए, हाँ, मतलब यदि बांग्लादेश के अंदर भारतीय अरे भाई बांग्लादेश आपको आंख क्यों दिखा रहा है, हमको इस बात का जवाब दे दीजिए ना, आप बस इधर उधर मत घूमिए, बस ये बता दीजिए। बांग्लादेश की हिम्मत होगी पूरा आईपीएल बैन कर देगा और बांग्लादेश ये कहते हैं हम हिंदुस्तान जाकर खेलेंगे नहीं, हम कल को कह देते हैं हम बिजली नहीं देंगे तुम्हें, बिजली काट देते तुम्हारा। ऐसा है विवेक जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा क्योंकि कुछ सीनियर कमांड के लोगों से मेरी बात हुई है जी। हाँ, ये पता नहीं है कब भारतीय सेना घुस जाएगी और चिकन नेक को 300 किलोमीटर का एरिया बना देगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय सेना कहती नहीं है, करती है। मैं तो फिंगर क्रॉस कर रहा हूं भाई साहब, और जब मैंने ये फिंगर क्रॉस कर लिया। राहुल लाल जैसे लोग, ठीक है, नहीं राहुल लाल जी को कुछ मत कहिए, राहुल लाल जी भी वही एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। राहुल लाल जी भी एक प्रखर हिंदूवादी प्रवक्ता के तौर पर आज बैठे हुए हैं। शिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवाज सर, मैं विवेक ये कहूंगा कि ये एक बहुत सीरियस, मैं राहुल लाल जी से ना आ रहा हूं आपके पास। हाँ, देखो इसको सच्चाई है कि कई चीजें आप टीवी चैनल पे नहीं बात कर सकते, मगर ये सोच के चले भारत का अपना नेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल देखा जाएगा। और बांग्लादेश जो ये करा ना, आपने बोला कि उन्होंने आईपीएल बंद कर दिया वगैरह या वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, उनका बोर्ड बीसीआई सीसीआई से ही जिंदा है। सर मैं देश को, सुन लो विवेक, सुन लो जल्दी से सर, समय थोड़ा सा मैं ये कहता हूं कि ठीक वक्त पे ठीक टाइम पे एक्शन होगा। कई चीजें जल्दबाजी में नहीं की जाती, डिप्लोमेसी का हजारा होता है, सोच समझ के चला जाता है। और आप इस चीज को मान के चलें कि अभी भी बहुत एग्रेसिव डिप्लोमेसी हो रही है, हम कह रहे हैं और भी हो, इस पर कोई शक नहीं, पर यह सोच रहा कि आप अभी जाके घुस के करो, सही नहीं है। कोई चीजें सोच समझ के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। सर मैं रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ना चाहता हूं जो तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस में। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई ना प्रीत। तब समंदर उठकर आया और प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गया कि प्रभु माफी चाहता हूं, आप अपना जो आपने बाण तीर पे लगाया है आप उसको उतार दीजिए, वरना मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो भय बिनु होई ना प्रीत, अगर प्रीत चाहिए तो भय पैदा करना होगा। इसी चौपाई के साथ मैं आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मेरे साथ आवाज उठाई। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप भी सोशल मीडिया पर और जहां पर हो सकता है बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बोलिए, वरना देर हो जाएगी। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। बारी आज के क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारा आज का सवाल है, बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए चटगांव, ऑप्शन बी ढाका। सही जवाब भेजिए 7240772407 पर। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।